हेलो एंड नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा रूहानी लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। हम राजस्थान पुलिस के सिलेबस महिला तथा बाल अपराध की तीसरी क्लास लेके आज हाजिर हुए हैं। अब तक हमने 2 क्लासेस पूरी कर ली हैं और कल की जो हमने क्लास की थी उसके अंदर हमने पढ़ा था घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। काफ़ी हद तक हम इसको कर चुके हैं। एक पार्ट हमने इसका कंप्लीट कर लिया। आज हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ जा रहे हैं। कल हमने जो किया था उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छे से समझ आया होगा और आपने याद भी कर लिया होगा। यदि आपको याद है तो आप मेरे साथ साथ रिवीजन कीजिएगा, मेरे साथ साथ बोलिएगा। यदि याद नहीं है तो कल की क्लास से पहले आप याद जरूर करना, क्योंकि यदि याद नहीं करोगे आप तो एग्जाम के टाइम में आपके लिए एग्जाम याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कल हमने जो कुछ किया था एक बार जल्दी जल्दी से मैं आपको रिवीजन बता देता हूँ हमने क्या किया था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था धारा नंबर 1 के बारे में, जिसमें कहा जाता है एक्ट का पूरा नाम क्या है, संक्षिप्त नाम क्या है, जो लिखा हुआ है। एक्ट लागू कब हुआ था, मैंने आपको तारीख बताई थी 26 अक्टूबर 2006, और उसके बाद में एक्ट का विस्तार कहाँ होगा, पूरे भारत के अंदर होगा। धारा नंबर 2 के अंदर कुछ परिभाषाएं थी। हमने सारी परिभाषाएं नहीं देखी लेकिन कुछ परिभाषाएं देखी थी। सबसे पहले हमने देखी थी व्यथित व्यक्ति कौन होगा, 2A के अंदर लिखा हुआ था। उसके बाद हमने देखा प्रत्यर्थी कौन होगा, 2Q के अंदर लिखा हुआ था। उसके बाद हमने देखा घरेलू नातेदारी क्या होगी, 2F के अंदर लिखी हुई थी। उसके बाद हमने देखा था साझा गृहस्थी क्या होगी, 2S के अंदर लिखी हुई थी। उसके बाद हमने देखा था बालक की परिभाषा क्या होगी, 2B के अंदर लिखा हुआ था। और लास्ट के अंदर हमने देखा था घरेलू हिंसा क्या होगी, वो धारा नंबर 3 के अंदर डिफाइन की गई थी घरेलू हिंसा क्या है। घरेलू हिंसा को जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा प्रत्यर्थी के द्वारा किया गया कोई भी ऐसा काम घरेलू हिंसा हो सकता है जो या तो वैदिक महिला को शारीरिक या मानसिक क्षति पहुंचाता हो, या महिला का उत्पीड़न करता हो, या महिला को धमकी देता हो, या कोई चौथा और काम भी कर सकता है। शारीरिक क्षति के अंदर हमने देखा क्या क्या आ सकता है, तो हमने देखा शारीरिक दुर्व्यवहार किया जा सकता है महिला के साथ, जिससे मारपीट हो सकती है। लैंगिक दुर्व्यवहार किया जा सकता है जिससे महिला की गरिमा को ठेस पहुंचे, ऐसा कोई काम करना। आर्थिक दुर्व्यवहार किया जा सकता है, महिला के रुपयों पैसों की जो मांग उसकी जरूरतें हैं वो पूरी मत करना। और उसके बाद हमने देखा था मौखिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार उसके साथ किया जा सकता है। उत्पीड़न की यदि हम बात करें तो उसमें मैंने देखा था या तो दहेज की मांग को लेकर उत्पीड़न किया जाता है, या मूल्यवान प्रतिभूति की मांग को लेकर उत्पीड़न किया जाता है। धमकी हमने देखा या तो शारीरिक क्षति की धमकी देना या उत्पीड़न करने की धमकी देना। और इनके अलावा भी चौथा कैटेगरी भी हमने देखी थी, भी इनके अलावा भी यदि किसी तरह से महिला को तंग किया जाता है तो वो भी हिंसा की परिभाषा के अंदर आई थी। उसके बाद हमने देखा था कि यदि हिंसा हो जाती है किसी महिला के साथ तो उसकी जानकारी वो किस किस को दे सकती है। 4 बातें हमने देखी थी। पुलिस को दी जा सकती है जानकारी, संरक्षण अधिकारी को जानकारी दी जा सकती है, सेवा प्रदाता को जानकारी दी जा सकती है, या मजिस्ट्रेट को जानकारी दी जा सकती है। संरक्षण पुलिस आप सबको पता है, लेकिन संरक्षण अधिकारी हमने देखा था वो संरक्षण अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति सेक्शन नंबर 8 के अंदर की जाएगी। और सेक्शन नंबर 8 के बारे में 3 बातें बताई गई थी। संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी, हर जिले के अंदर कम से कम एक होगा, या राज्य सरकार चाहेगी तो एक से ज्यादा की भी नियुक्ति जरूरत के हिसाब से कर सकती है। और उसके बाद संरक्षण अधिकारी जो होगा सामान्यतः एक महिला होगी, सेक्शन नंबर 8 के अंदर देखा था। और उसके बाद मैंने एक पॉइंट मैंने आपको नोट लगा के बताया था, संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति जो है वो तो राज्य सरकार करती है, लेकिन संरक्षण अधिकारी किसके निर्देश में काम करता है, किसके अंडर काम करता है, किसके कंट्रोल में काम करता है, वो हमने देखा था मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में वो काम करता है। उसके बाद हमने देखा सेवा प्रदाता, वह सेवा प्रदाता होगा जो सेक्शन नंबर 10 के अंदर लिखा गया है। सेक्शन 10 के अंदर 3 कंपनियों के नाम 3 एक्ट के नाम लिखे हुए थे। यदि उन 3 एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन यदि किसी संस्था ने करवा रखा है और वो संस्था यदि राज्य सरकार को कहती है कि मैं ऐसी महिलाओं की सहायता करना चाहती हूँ तो उसको सेवा प्रदाता बना दिया जाता है। और लास्ट में हमने देखा मजिस्ट्रेट कौन होगा, भाई प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा या महानगर मजिस्ट्रेट होगा, और उस एरिया का मजिस्ट्रेट होगा जहाँ पर या तो व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी कभी अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से निवास करते हो, या कारोबार करते हो, या अपना जॉब करते हो, या ऐसी जगह का मजिस्ट्रेट भी हो सकता है जहां पर वाद हेतु उत्पन्न हुआ हो या घरेलू हिंसा उत्पन्न हुई हो। और लास्ट में जाते जाते मैंने आपको ये बताया था कि घरेलू हिंसा की सूचना जो है ये कौन कौन दे सकता है। सेक्शन 4 में बताता है घरेलू हिंसा की सूचना कोई भी व्यक्ति दे सकता है। और कब दी जा सकती है, घटना हो रही है तब भी दी जा सकती है, घटना हो चुकी है तब भी दी जा सकती है, और घटना होने वाली है, मतलब कि पास्ट, प्रेजेंट तथा फ्यूचर तीनों तरह की घरेलू हिंसा की सूचना दी जा सकती है। ये हम कल तक पढ़ चुके थे। हम आज इससे आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये जो मैंने 3-4 मिनट के अंदर रिवीजन कराया है, मुझे उम्मीद है कि शायद कल की पूरी क्लास आपके दिमाग के अंदर घूम गई होगी मेरी इन 3-4 मिनट के रिवीजन के अंदर।
अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। अपना पेन निकालिए, अपना पेपर, अपनी कॉपी निकालिए और मेरे साथ साथ लिखना शुरू कर दीजिए। हाँ, तो कल तक हमने देखा था कि अगर किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा हो जाती है तो वो महिला कहाँ जाएगी भाई? या तो पुलिस के पास जाएगी, या संरक्षण अधिकारी के पास जाएगी, या सेवा प्रदाता के पास जाएगी, या मजिस्ट्रेट के पास जाएगी। भाई एक अकेली महिला है, यदि उसके साथ हिंसा हुई है तो किन परिस्थितियों के अंदर वो है हम नहीं जानते। हो सकता है उसे घर से निकाल दिया गया हो, ये भी हो सकता है उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हो, आर्थिक हालत उसकी बहुत खराब हो कि उसको घर से निकाला है, उसके पास एक भी रुपया नहीं है, तो सबसे पहले कहाँ जाएगी? इन लोगों के पास जाएगी। जैसे ही वो इन लोगों के पास जाती है तो सरकार ने क्या कहा है इन लोगों को कि आपके पास यदि ऐसी कोई महिला आती है तो आपकी कुछ ड्यूटीज बनती है, कुछ कर्तव्य बनते हैं उस महिला के प्रति। उस महिला को पूरी की पूरी जानकारी देनी है और उस महिला को ये आश्वस्त करना है कि कानून आपके साथ है, सरकार आपके साथ है, कोर्ट आपके साथ है। इस तरह की जानकारी उस महिला को देनी है। तो जैसे ही कोई महिला इनके पास आती है तो इन लोगों के कुछ ना कुछ कर्तव्य होंगे उस महिला के प्रति। तो अब हम देखेंगे कि महिला ने यदि इन लोगों को शिकायत की तो इन लोगों के क्या कर्तव्य हैं, और उन सभी कर्तव्यों के बारे में हम आज जानकारी लेने वाले हैं। न केवल इन लोगों के कर्तव्य बल्कि अलग अलग लोगों के क्या क्या कर्तव्य बनते हैं, हम सभी लोगों के कर्तव्य आज ही जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा हुई है और वो महिला पुलिस अधिकारी के पास गई है, या सेवा प्रदाता के पास गई है, या संरक्षण अधिकारी के पास गई है, या किसके पास गई है भाई? मजिस्ट्रेट के पास गई है। जैसे ही महिला इनके पास जाती है तो इनकी सबसे पहली ड्यूटी बनती है उस महिला को आराम से बिठा के तसल्ली देना कि कानून आपके साथ है और आपके पास क्या क्या आपके पास ऑप्शन है कि आप कैसे उन लोगों को सजा दिलवा सकती हो जिन लोगों ने आपके साथ गलत काम किया है। तो सबसे पहले ये आपको बताते हैं कि आपके साथ जो कुछ हुआ है उसका मतलब है कि आपके साथ घरेलू हिंसा हुई है। उस महिला को थोड़ी पता कि मेरे साथ क्या हुआ है, कानून में से क्या कहते हैं। तो कहते हैं कि आपके साथ जो कुछ हुआ है इसका मतलब है आपके साथ घरेलू हिंसा हुई है, और यदि घरेलू हिंसा हुई है तो उसको रोकने के लिए हमने एक इस नाम का कानून बना रखा है, और उस कानून के अंदर आप क्या क्या न्याय मांग सकते हो उसके बारे में जानकारी उसको पूरी दी जाती है। तो पहली जानकारी दी जाती है भाई घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मिलने वाले फायदों की। देखो मैं यहाँ पे मिलने वाले फायदे लिख रहा हूं, लेकिन कानून की भाषा में नाम बोला जाता है मिलने वाले अनुतोष। अनुतोष को मैं फायदा कह सकता हूं, कार्यवाही कह सकता हूं, न्याय कह सकता हूं। तो सबसे पहले ये लोग इनको बताएंगे कि हमारे पास घरेलू हिंसा अधिनियम नाम का एक एक्ट है और जिसके तहत आप क्या क्या फायदे ले सकते हो, क्या क्या कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ कर सकते हो जिन्होंने आपके खिलाफ क्या किया है, घरेलू हिंसा की है। क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है ये हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। हम तो अभी केवल वो देख रहे हैं कि प्रोसेस कहां से शुरू हो रहा है, महिला के आते ही क्या बताया जाएगा। तो सबसे पहले तो ये बताया जाएगा। दूसरा ये बताया जाएगा कि आप डरो नहीं, आपकी सेवा के लिए हमारे पास कुछ अधिकारी हैं। कौन कौन है ये बताया जाएगा कि आपकी सहायता करने के लिए हमारे पास सेवा प्रदाता नाम की एक संस्था होती है और आप उसकी सहायता ले सकती हो। इसकी जानकारी भी उस महिला को दी जाएगी कि आप सेवा प्रदाता की सहायता ले सकती हो। तीसरा उसको क्या बताया जाएगा कि आपकी सहायता के लिए सरकार ने एक अधिकारी नियुक्त कर रखा है जिसका नाम है संरक्षण अधिकारी। तो संरक्षण अधिकारी मैंने की लिख दिया भाई, आप चलो की नहीं लिखो, आप दोबारा लिख लो, ठीक है ना। ये बताया जाएगा कि आपकी सहायता की जाएगी, सेवा प्रदाता के द्वारा आपकी सहायता की जाएगी, तथा संरक्षण अधिकारी भी एक ऐसा अधिकारी है जो भी आपकी क्या करेगा भी सहायता करेगा। आप उसकी सहायता ले सकते हो, आप घबराओ नहीं, आप अकेले नहीं हो। चौथी बात उसको ये बताई जाएगी कि यदि आप इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा स्ट्रोंग नहीं हो, आपके पास रुपए पैसे नहीं है कि आप, जैसे मैंने ये कहा तो ये आप कोर्ट में जाना पड़ेगा ना, इसके लिए आपके पास इतने रुपए नहीं है कि आप कोर्ट में जाने के लिए अपने पास वकील कर सको, तो ऐसे लोगों के लिए जो कोर्ट में जाकर वकील नहीं कर सकते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। बिल्कुल फ्री के अंदर वकील उपलब्ध करवाया जाता है। हमारे पास एक एक्ट था विधिक सेवा अधिनियम, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 नाम का एक हमारे पास एक्ट है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी लोग जो गरीब हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, जो कोर्ट फीस देने में सक्षम नहीं है या वकीलों की फीस देने में सक्षम नहीं है, उनको बिल्कुल फ्री के अंदर कानूनी सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी, फ्री लीगल एड जिसको हम बोलते हैं। तो उसकी जानकारी भी दी जाती है लोगों के द्वारा कि आपके पास रुपए पैसे नहीं है, आप वकील नहीं कर सकते, कोई
बड़ी बात नहीं है। हम आपको क्या देंगे भाई, सरकार आपको निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब कि फ्री में वकील उपलब्ध करवाएगी, आपको निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जा सकती है। और पांचवी बात, वो इस बात की जानकारी देंगे, किस बात की जानकारी भाई, वो ये कहेंगे कि यदि आप चाहते हो तो घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत भी उन पे केस कर सकती हो। यदि आप इससे केस नहीं करना चाहती, क्योंकि इसके अंदर क्या क्या फायदे हैं वो सभी फायदे बताएंगे भी, आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। साथ ही साथ वो ये भी बताएंगे कि हमारे पास भारतीय दंड संहिता की एक धारा है 498A, भारतीय दंड संहिता के अंदर एक धारा है 498A। हम जब भारतीय दंड संहिता पढ़ेंगे, अभी तक हम नहीं पढ़ी है, हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो इस धारा को हम बड़े डिटेल के अंदर करेंगे। अभी के लिए आप केवल इतना याद रखो, भारतीय दंड संहिता की धारा 498A है, जो ये कहती है पति या उसके रिश्तेदारों के द्वारा यदि कोई हिंसा की जाती है, पति या उसके परिवारजनों के द्वारा, यदि किसी तरह की क्रूरता की जाती है, पति या उसके परिवारजनों के द्वारा यदि किसी तरह की क्रूरता की जाती है, तो उनके खिलाफ हमें सजा दिलाने के लिए उन लोगों को, हमारे पास एक धारा आईपीसी के अंदर भी है जिसका नाम क्या है भी 498A। तो ये लोग उस महिला को बताएंगे कि आप 498A के तहत भी उनके ऊपर मुकदमा कर सकते हो। तो ये 5 बातें बताएंगे। सबसे पहले तो क्या बताएंगे भाई, आप घरेलू हिंसा के तहत उन पे मुकदमा कर सकते हो, क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, इन फायदों के बारे में बताएंगे। दूसरा ये बताएंगे कि आप डरो मत, आपकी सहायता करने के लिए सेवा प्रदाता है। तीसरा ये बताएंगे आपकी सहायता करने के लिए एक सेक्शन अधिकारी बना हुआ है। चौथा ये बताएंगे आपको निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। और पांचवा ये बताएंगे कि आपको आईपीसी की धारा 498A के तहत भी उन लोगों के ऊपर मुकदमा करने का अधिकार है। किसके कर्तव्य है भाई ये, पुलिस, सेवा प्रदाता, संरक्षण अधिकारी तथा मजिस्ट्रेट जो है, उनके कर्तव्य की बात कर रहा हूं मैं। जैसे ही महिला इनके पास सूचना लेके आती है कि मेरे साथ घरेलू हिंसा हो गई, और ये पूरी की पूरी बात जो लिखी हुई है, ये लिखी हुई है हमारे पास सेक्शन नंबर 5 के अंदर। तो जितना कुछ मैंने रामायण अब तक आपको बताया है, ये बताया है सेक्शन 5 के अंदर क्या लिखा गया है। सेक्शन 5 में लिखा है सबसे पहले जिन लोगों के पास महिला आती है उनकी कुछ ड्यूटीज बनती है, और ये 5 ड्यूटीज बनती है जिससे महिला को आश्वस्त कर दिया जाता है कि आपकी हर तरह से संभव सहायता की जाएगी, और उसके लिए हमारे पास ऐसी एक संस्था बनी हुई है। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 6 के अंदर लिखा गया है कि मान लो घरेलू हिंसा हुई है किसी महिला के साथ, और घरेलू हिंसा होने के बाद उस महिला को घर से बाहर निकाल दिया है। कई बार ऐसा भी होता है ना कि घर से बाहर निकाल दिया जाता है, तो जिस घर के अंदर रह रही थी, अपने ससुराल में रह रही थी, उसे ससुराल वालों ने बाहर निकाल दिया, या उसके मायके वालों ने यदि उसके साथ घरेलू हिंसा की है तो उन्होंने यदि घर से बाहर निकाल दिया, तो अब वो महिला कहाँ रहेगी। तो कहाँ रहेगी, उसके लिए हमारे पास बनाए जाते हैं आश्रय गृह। क्या बनाए जाते हैं भाई, आश्रय गृह। तो यदि महिला को घर से बाहर निकाल दिया, यदि महिला को घर से बाहर निकाल दिया गया है, तो महिला के पास ये अधिकार है कि वो आश्रय गृह के पास जा सकती है और उनसे अपने को वहां पर रखने की अनुमति, परमिशन ले सकती है या उनके अनुरोध कर सकती है। आश्रय गृह क्या होगा, आश्रय गृह हमारे पास धारा 2T के अंदर डिफाइन किया गया है, या मैं बोलूं 2 के अंदर। आश्रय गृह क्या चीज है, डिफाइन कहां किया गया है भाई, 2T के अंदर या 2 के अंदर। केवल इतना लिखा गया है आश्रय गृह वो होंगे जो राज्य सरकार निहित करेगी। देखो, आश्रय गृह धर्मशाला भी हो सकती है, कोई होटल भी हो सकता है, कोई जैसे अनाथ आश्रम होते हैं, कोई वृद्धाश्रम होते हैं, उस तरह की कोई आश्रम भी हो सकते हैं, कोई भी संस्था हो सकती है ना। लेकिन केवल उस आश्रय गृह की हम बात कर रहे हैं जिसको राज्य सरकार ने कहा है कि आप घरेलू हिंसा से शिकार हुई औरतों को अपने पास रखोगे। हम केवल उन आश्रय गृह की बात करते हैं। जैसे ही महिला इन लोगों के पास आती है, तो इनकी भी ड्यूटी ये बनती है कि महिला को बताएं कि यदि आपको घर से निकाल दिया तो आप आश्रय गृह के अंदर जा सकते हो, या महिला को यदि खुद को ही जानकारी है तो महिला सीधी आश्रय गृह के पास जा सकती है। और जैसे ही महिला आश्रय गृह के पास जाती है, तो आश्रय गृह के लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि उस महिला को अपने यहाँ पर आश्रय दे, अपने आश्रय गृह में उस महिला को रहने दे। ये कहां पर लिखा गया है भाई, सेक्शन नंबर 6 के अंदर।
क्या लिखा गया है, यदि किसी महिला को घर से निकाल दिया गया है और वो महिला यदि आश्रय गृह के अंदर रहना चाहती है और आश्रय गृह के अंदर जाके वो अनुरोध करती है कि मुझे यहाँ रहने की परमिशन दी जाए, या इनमें से कोई एक व्यक्ति, चाहे सेवा प्रदाता, चाहे संरक्षण अधिकारी, चाहे मजिस्ट्रेट, चाहे पुलिस वाला आश्रय गृह के अंदर जाता है और कहता है कि इस महिला को घर से निकाल दिया, आप इस महिला को अपने यहाँ पर रहने की परमिशन दो, तो आश्रय गृह का यह कर्तव्य बनेगा कि वो उस महिला को वहां पर रहने की अनुमति देगा। हम देखो कर्तव्य कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था सबसे पहले कि हम कर्तव्य कर रहे हैं। पहला कर्तव्य हमने इन लोगों का देखा, दूसरा कर्तव्य हमने देख लिया, सेक्शन नंबर 6 के अंदर लिखा गया है आश्रय गृह के लोगों का क्या कर्तव्य होगा। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 7 की, और सेक्शन नंबर 7 में लिखा गया है कर्तव्य चिकित्सा सुविधा का कर्तव्य। किसका कर्तव्य भी? चिकित्सा सुविधा का कर्तव्य। चिकित्सा सुविधा क्या चीज है, इसको डिफाइन किया गया है हमारी धारा 2J के अंदर, या हिंदी में बोलूं तो 2 के अंदर। 2 के अंदर बताया गया कि चिकित्सा सुविधा होगी क्या, और उसके अंदर भी सेम वही बात लिखी गई है। चिकित्सा सुविधा वो होगी जो राज्य सरकार निहित करेगी, राज्य सरकार निहित करेगी। ध्यान से देखना, चिकित्सा सुविधा से हमारा मतलब आम भाषा में यदि मैं देखूं तो इसका मतलब है हॉस्पिटल से। राज्य सरकार हॉस्पिटल को बताती है कि यदि आपके पास कोई भी घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला आती है और यदि उसके कोई चोट लगी हुई है, चिकित्सा सुविधा तो हम तभी बात करें ना यदि उसके साथ इतनी मारपीट की गई है कि उसे चिकित्सा सुविधा की जरूरत उसको है, उसका ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत है, तो राज्य सरकार इन लोगों को कहेगी, मेडिकल वालों को ये कहेगी, हॉस्पिटल वालों को ये कहेगी, यदि घरेलू हिंसा से पीड़ित कोई भी महिला यदि आपके पास आती है तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप उसके साथ नानुकर नहीं करोगे, आप उसको क्या करोगे भाई, उसकी आप मेडिकल सहायता करोगे या चिकित्सीय सहायता उसकी करोगे। ये इनका कर्तव्य है, चिकित्सा सहायता प्रदान करना। देखो आप क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, क्वेश्चन केवल आपकी ये आ सकता है यदि आया तो आश्रय गृह की जो कर्तव्य है उनका वर्णन कहाँ किया गया है, सेक्शन 6 के अंदर। चिकित्सा सुविधा का कर्तव्य है, इसका वर्णन कहाँ पे किया गया है भाई, सेक्शन 7 के अंदर। इनका कर्तव्य क्या है, ये आम बात है भाई। अगर आप आश्रय गृह के अंदर जाओगे तो कर्तव्य क्या होगा, आपको वहां रहने की परमिशन दे। यदि आप मेडिकल में जाओगे या हॉस्पिटल के अंदर जाओगे तो उसका कर्तव्य क्या होगा भाई, आपका इलाज करे, यही तो कर्तव्य होगा, और क्या होगा। तो ये तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये तो फालतू बात होगी। यदि आपसे ये पूछेगा कि चिकित्सा सुविधा के पास कोई जाती है, हॉस्पिटल के पास जाती है, उसका कर्तव्य क्या होगा, ये तो फालतू बात है, ठीक है, जरूरी नहीं है। केवल ये पूछा जा सकता है कि चिकित्सा सुविधा आपको दी जाएगी, इसकी जो बात है ये कहाँ पे लिखी गई है, लिखी गई है धारा नंबर 7 के अंदर। उसके बाद कल हमने देखा था सेक्शन नंबर 8 हम देख चुके हैं, जिसके अंदर बताया गया था कि संरक्षण अधिकारी कौन होगा। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन नंबर 9 के अंदर, सेक्शन नंबर 9, और सेक्शन नंबर 9 के अंदर लिखा गया है जो संरक्षण अधिकारी है, कौन सा अधिकारी भी, संरक्षण अधिकारी। संरक्षण अधिकारी के क्या कर्तव्य होंगे। सेक्शन नंबर 9 बात करता है संरक्षण अधिकारी के क्या कर्तव्य होंगे। पहली बात हमने देख ली, दूसरी बात हमने देख ली, तीसरी बात हमने देख ली। अब हम आगे संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य। जैसे ही कोई व्यथित महिला संरक्षण अधिकारी के पास आती है या संरक्षण अधिकारी आगे काम कार्यवाही शुरू कर देते हैं तो उसके क्या क्या कर्तव्य होंगे, उसके 5-6 कर्तव्य बताए गए हैं भाई। पहला कर्तव्य संरक्षण अधिकारी का ये है कि संरक्षण अधिकारी जिस भी मजिस्ट्रेट के पास उसने मुकदमा शुरू किया है उस मजिस्ट्रेट की सहायता करेगा। सबसे पहला क्या है संरक्षण अधिकारी कर्तव्य, मजिस्ट्रेट की सहायता करना, मजिस्ट्रेट की सहायता करना। पहला काम तो यही है उसको, मजिस्ट्रेट जो है उसे जो जो चीज मांगेगा ना वो उसको उपलब्ध करवानी पड़ेगी, उसको सहायता करनी ही पड़ेगी मजिस्ट्रेट की। दूसरा ऐसा कर्तव्य क्या है कि जिस भी महिला के साथ घरेलू हिंसा होती है उस महिला की एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसे हम कहते हैं घरेलू हिंसा रिपोर्ट। क्या कहते हैं भाई, घरेलू हिंसा रिपोर्ट। घरेलू हिंसा रिपोर्ट क्या है, जिस तरह से आपने एक नाम सुना होगा ना, FIR नाम सुना है आपने, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। कोई भी घटना होती है तो उसकी जब आप जानकारी देने कोर्ट के उसके पास जाते हो, पुलिस के पास जाते हो, तो पुलिस आपकी एक रिपोर्ट लिखती है, उसे कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट।
तो जिस तरह से प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है उसी तरह से घरेलू हिंसा यदि होती है उसकी आप रिपोर्ट लिखाते हो तो उसे बोलते हैं घरेलू हिंसा रिपोर्ट। ठीक है ना, कुछ नई बात नहीं है। घरेलू हिंसा रिपोर्ट नाम से पता चल रहा है घरेलू हिंसा की एक रिपोर्ट होती है, लेकिन घरेलू हिंसा रिपोर्ट क्या होगी ये हमें बताया गया है धारा 2E के अंदर या 2 के अंदर इसको परिभाषित किया गया। देखो ये मैं केवल आपको बताने के लिए लिख रहा हूं, आप ये याद मत करना, ठीक है ना। इतने डीप से आपसे नहीं पूछा जाएगा अभी कहाँ पे, नहीं ये याद मत करना, ये भी याद मत करना, ये भी याद मत करना, ठीक है। मैं केवल बताने के लिए या मुझे याद रह जाए इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, आपको याद करने की टेंशन नहीं है। घरेलू हिंसा रिपोर्ट क्या है भाई, जब भी कोई महिला घरेलू हिंसा की शिकायत करने के लिए आपके पास आती है तो आप एक निश्चित प्रारूप के अंदर, फिक्स परफॉर्मा होता है भाई आपने ऐसे 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 लिखना है, तो आप एक निश्चित प्रारूप के अंदर उसकी एक रिपोर्ट तैयार करते हो, उसी रिपोर्ट को बोलते हैं घरेलू हिंसा रिपोर्ट। तो संरक्षण अधिकारी का यह कर्तव्य है कि जैसे ही आपके पास कोई महिला आएगी तो आपने उस महिला की क्या करनी है भाई, घरेलू हिंसा रिपोर्ट तैयार करनी है। क्या करनी है, घरेलू हिंसा रिपोर्ट तैयार करनी है। और घरेलू हिंसा रिपोर्ट को तैयार करके कहां पर भेजना है, पहली बात तो यदि आप मजिस्ट्रेट के पास मुकदमा दर्ज करते हो तो मजिस्ट्रेट के पास भेजना है। दूसरी बात आपको भेजना है जो भी उस इलाके का थानाधिकारी है उस थानाधिकारी के पास, पुलिस अधिकारी के पास, जो भी उस इलाके का पुलिस अधिकारी है ना, उस पुलिस अधिकारी के पास आपको उस घरेलू हिंसा रिपोर्ट को भेजना पड़ेगा। पहला कर्तव्य था मजिस्ट्रेट की सहायता करना, दूसरा कर्तव्य क्या है भाई, घरेलू हिंसा की रिपोर्ट तैयार करना तथा उसको कहां भेजना भाई, मजिस्ट्रेट के पास भी भेजना तथा उसको पुलिस अधिकारी के पास भेजना जो उस थाने का पुलिस अधिकारी है। तीसरा, आपने घरेलू हिंसा की रिपोर्ट तो तैयार कर ली है, लेकिन रिपोर्ट तैयार करने के बाद जो संरक्षण अधिकारी है वो उस महिला से पूछता है कि आप आगे कार्यवाही करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, ठीक है ना। आप एफआईआर लिखा देते हो ना, इसी तरह से एफआईआर ही है कि घरेलू हिंसा की रिपोर्ट तो उसने तैयार कर ली, अब उस महिला से पूछेगा कि भाई आप उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करना चाहते हो या कार्यवाही नहीं करना चाहते। यदि महिला कहती है कि हाँ मैं आगे कार्यवाही करना चाहती हूँ, कोर्ट के अंदर जाना चाहती हूँ, तो संरक्षण अधिकारी ही उस महिला को कोर्ट के अंदर लेके जाएगा। तो तीसरा काम महिला संरक्षण अधिकारी का क्या है भाई, संरक्षण अधिकारी कोर्ट में लेके जाएगा और कहां पर लेके जाएगा भाई, मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन करना। कब करेगा भाई, यदि महिला कहेगी कि हाँ मैं आगे कार्रवाई चाहती हूं, लोगों के खिलाफ उन लोगों को सबक सिखाना चाहती हूं, तो मजिस्ट्रेट के सामने क्या करेगा भाई, आवेदन करेगा। महिला खुद भी जा सकती है मजिस्ट्रेट के सामने, डायरेक्ट भी जा सकती है, वरना संरक्षण अधिकारी के पास आती है तो संरक्षण अधिकारी उसको लेके जाएगा। चौथा क्या काम है, यदि महिला आर्थिक रूप से कमजोर, जैसे हमने बताया था ना ये सारे काम तो है ही है, यदि महिला आर्थिक रूप से कमजोर है तो संरक्षण अधिकारी ये देखेगा कि महिला को निःशुल्क विधिक सहायता मिले ही मिले, निःशुल्क विधिक सहायता मिलना सुनिश्चित करना। पांचवा क्या काम करेगा, यदि महिला को घर से निकाल दिया गया है और महिला यदि संरक्षण अधिकारी को बताती है कि मुझे घर से भी निकाल दिया गया, तो संरक्षण अधिकारी महिला के साथ आश्रय गृह में जाएगा और उसे आश्रय गृह में रहने के लिए उसकी जगह दिलवाएगा। तो उसको क्या भाई, उचित आश्रय गृह में जगह दिलवाना, उचित आश्रय गृह में स्थान दिलवाना या रहने की व्यवस्था करना, ठीक है, एक ही बात है, स्थान दिलवाना या रहने की व्यवस्था करना। उसके बाद यदि महिला उस अधिकारी को आके बताती है कि मेरे साथ मारपीट की गई थी और मेरी जो है हालत खराब हो गई है, मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत है, मुझे मेडिकल सुविधाओं की जरूरत है, तो उसको कहाँ लेके जाएगा अभी, हॉस्पिटल में लेके जाएगा और उसका इलाज भी करवाएगा। तो महिला की क्या करेगा अभी, उचित चिकित्सीय सहायता उपलब्ध करवाना। और संरक्षण अधिकारी क्या काम करेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत जब भी हम मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं ना, तो मजिस्ट्रेट कई तरह के आदेश पारित करता है और उसके अंदर एक आदेश होता है कि मजिस्ट्रेट कहता है उस व्यक्ति को जिसने हिंसा की है या प्रत्यर्थी को, ये कहता है कि आप कुछ रुपए इस महिला को दो, मंथली आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे, जिसे कहते हैं आर्थिक अनुतोष। कि मजिस्ट्रेट ने एक हिसाब से हम कहते हैं ना कि हर, मैं शब्द भूल रहा हूँ भाई क्या कहते हैं भाषा के अंदर भी, हमने उसका भत्ता बंधवा दिया है, कुछ ऐसा हम वर्ड यूज करते हैं भाषा के अंदर, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं कि भी मंथली आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे,
या मान लो उस महिला के साथ चोट लगी है, उस महिला के इलाज के लिए मान लो कुछ रुपए खर्च हो रहे हैं, तो मजिस्ट्रेट इस तरह का आदेश भी देता है कि आपने उस खर्चे के जो रुपए हैं आप उसको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करो। यदि मजिस्ट्रेट किसी इस तरह का यदि कोई आदेश दे देता है कि आप महिला को मंथली इतने रुपए दोगे या आप उसको एक साथ ही खर्चे के लिए इतने रुपए आप दे दो, तो उस चीज का ये ध्यान रखते हैं संरक्षण अधिकारी कि उसने कह दिया, मजिस्ट्रेट ने तो कह दिया कि आप रुपए दो, वो रुपए दे रहा है या नहीं दे रहा, इस बात का ध्यान कौन रखता है भाई? संरक्षण अधिकारी। तो उसका क्या कर्तव्य है? हमारे पास 7वां कर्तव्य है कि यदि मजिस्ट्रेट ने किसी भी तरह का आर्थिक अनुतोष दिया है, महिला को आर्थिक रूप से न्याय दिया है, तो इस बात का ध्यान रखना कि उसको आर्थिक अनुतोष की पालना की जा रही है या नहीं की जा रही। या भाई आर्थिक अनुतोष समझ गए ना, कि यदि आर्थिक सहायता एक हिसाब से मान लो यदि मजिस्ट्रेट ने ये कहा है कि इसको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, तो जो आर्थिक सहायता के लिए, आर्थिक अनुतोष के लिए मजिस्ट्रेट ने जो आवेदन दिया है उसकी पालना सुनिश्चित करना। मतलब कि यदि मजिस्ट्रेट ने कुछ ऐसा कह दिया कि आपको ये करना है, यदि मजिस्ट्रेट ने ऐसा कह दिया प्रत्यार्थी को कि आपने इसको 10,000 रुपये हर महीने देने हैं, मान लो एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ कि मजिस्ट्रेट ने ये कह दिया कि 10,000 रुपये हर महीने आप इस महिला को दोगे उसकी सहायता के लिए, उसके घर खर्चे के लिए, क्योंकि आपने घर से निकाल दिया उसको, या घर में रह भी रही है तो भी आप उसको 10,000 रुपये महीने दोगे, ठीक है ना। तो संरक्षण अधिकारी ही ये देखता है कि वो व्यक्ति उसको हर महीने 10,000 रुपये दे रहा है या नहीं दे रहा, ठीक है ना। यदि वो नहीं दे रहा तो संरक्षण अधिकारी ही कोर्ट को बताता है कि सर इस साल इसने, इस महीने की उसने 10,000 रुपये नहीं दिए। इसको हम बोलते हैं आर्थिक अनुतोष की पालना सुनिश्चित करना, ठीक है ना। इसके बाद संरक्षण अधिकारी के जैसे ही पीड़िता उसके पास आती है, संरक्षण अधिकारी उस एरिया के अंदर, जिस एरिया की वो पीड़िता है, उसको बताएगा कि तेरे एरिया के अंदर कौन कौन सी आश्रय गृह आते हैं, तेरे एरिया के अंदर कौन कौन सी चिकित्सा सुविधा ऐसी आती हैं, कौन कौन से हॉस्पिटल है जहां से तुम चिकित्सा सुविधा ले सकती है, तेरे एरिया के अंदर कौन कौन से हमारे पास सेवा प्रदाता आते हैं जहां से तुम सहायता ले सकती है। तो अगला कार्य उसका है कि उस महिला को अपने एरिया के अंदर आने वाले सभी सेवा प्रदाता, सभी आश्रय गृह, सभी चिकित्सा सुविधा की लिस्ट प्रोवाइड करवाना। उसको बताता है कि जिस एरिया के अंदर आप आते हो आप इन लोगों की सहायता ले सकते हो। इन लोगों से सहायता ली जा सकती है ना, सेवा प्रदाता सहायता करेगा, आश्रय गृह उसको रहने की व्यवस्था करेगा, चिकित्सा सुविधा वाले उसकी क्या करेंगे भाई, उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो इन लोगों से सहायता ली जा सकती है। तो उसको पूरी लिस्ट पकड़ा देता है भाई ये लोग हैं तेरी सहायता कर सकते हैं, तो इनमें से किसी के पास भी चले जा। और लास्ट के अंदर उसका 9वां कर्तव्य बनता है भाई उसको यदि मजिस्ट्रेट कोई और काम करे, कोई और काम भी उसे कहे मजिस्ट्रेट करने के लिए, तो वो काम करना। तो ये 9 तरह के काम हैं जो संरक्षण अधिकारी को करने पड़ते हैं। सबसे पहला मजिस्ट्रेट की सहायता करना, दूसरा घरेलू हिंसा रिपोर्ट तैयार करना, तीसरा यदि महिला कहती है कि मजिस्ट्रेट के सामने मैंने जाना है, आगे की कार्रवाई करनी है, तो मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन करना, चौथा निःशुल्क विधिक सहायता उसको मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है इसकी सुनिश्चितता करना, पांचवा क्या है भाई, जो आश्रय, यदि उस महिला को घर से निकाल दिया गया है तो महिला के साथ आश्रय गृह तक जाना तथा ये सुनिश्चित करना कि उसको आश्रय गृह के अंदर जगह दी जा रही है या नहीं दी जा रही। छठा, यदि महिला के साथ मारपीट हुई है और उसे किसी भी तरह के इलाज की जरूरत है तो उसके साथ चिकित्सीय सुविधा के पास जाना तथा उनसे इलाज करवाना। सातवां, यदि मजिस्ट्रेट ने उसको ये कहा है प्रत्यार्थी को कि आप महिला को मंथली इतने रुपए दोगे ही दोगे, तो इस बात की जानकारी मजिस्ट्रेट को देते रहना कि ये इसको 10,000 रुपये मंथली दे रहा है या नहीं दे रहा। और सातवां, उस महिला को उन सब लोगों की सूची दे देना जो उसकी सहायता कर सकते हैं, चाहे वो सेवा प्रदाता हो, चाहे आश्रय गृह हो, चाहे चिकित्सा सुविधा वाले हो। और लास्ट के अंदर कह दिया गया यदि इनके अलावा भी कोई काम मजिस्ट्रेट उसको देना चाहेगा तो मजिस्ट्रेट वो काम उसको बता सकता है। तो अब तक हमने 4 लोगों के कर्तव्य देख लिए भाई। सबसे पहले महिला इनके पास आती है तो सबके साझे कर्तव्य ये होंगे। उसके बाद हमने देखा आश्रय गृह के पास जाती है तो उसके कर्तव्य, सेक्शन 7 में देखा चिकित्सा सुविधा के पास जाती है तो उसके कर्तव्य, और सेक्शन 9 के अंदर हमने देख लिया यदि संरक्षण अधिकारी के पास जाती है तो उसके क्या कर्तव्य होंगे। मुझे लगता है कि आप शायद साथ के साथ लिख रहे हो, यदि नहीं लिख रहे तो भाई एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे की बात करते हैं। सेक्शन 9 तक हो चुका है। अब हमारे पास बचता है जो सेवा प्रदाता है उसके क्या कर्तव्य होंगे। भाई कर्तव्य कह दो, कार्य कह दो, पावर कह दो, शक्तियां कह दो, एक ही मतलब है, ठीक है ना।
तो जैसे ही सेवा प्रदाता संरक्षण अधिकारी के हमने कुछ कर्तव्य देखे, ऐसे ही सेवा प्रदाता के भी कुछ कर्तव्य होते हैं। तो सेवा प्रदाता के कर्तव्य हमारे पास लिखे गए हैं सेक्शन नंबर 10 के अंदर। कौन से सेक्शन में लिखे गए हैं भाई? सेक्शन नंबर 10 के अंदर सेवा प्रदाता के कर्तव्य और आप यदि संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य देखोगे, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग बिल्कुल एक जैसे कर्तव्य हैं भाई। सेवा प्रदाता के कर्तव्य सेक्शन नंबर 10 के अंदर। सेक्शन 10 का मैंने कल आपके सामने जिक्र किया था, याद हो यदि आपको, तो सेवा प्रदाता की नियुक्ति जो होती है ना, उसके बारे में भी सेक्शन 10 के अंदर ही बताया गया है। उसके कर्तव्य जो हैं वो भी सेक्शन 10 के अंदर ही बताए गए हैं। दोनों ही बातें सेक्शन 10 में बताया गया है। तो सेक्शन 10 के अंदर बोला गया है कि यदि कोई भी व्यथित महिला जो है यदि आपके पास आती है, सेवा प्रदाता के पास आती है, तो आपका क्या काम होगा? आपका पहला काम होगा घरेलू हिंसा की रिपोर्ट तैयार करना। आपका पहला काम क्या होगा भाई? घरेलू हिंसा की रिपोर्ट तैयार करना। सेम यही काम हमने किसमें देखा था भाई? संरक्षण अधिकारी के अंदर भी देखा था। उसका काम भी क्या है भाई? घरेलू हिंसा की रिपोर्ट तैयार करना। दूसरा, इनका काम होगा उस महिला को उचित चिकित्सीय सहायता उपलब्ध करवाना। यदि उस महिला के साथ मारपीट हुई है तो यदि उसको क्या है भी चिकित्सा सहायता की जरूरत है तो चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाना तथा उसकी रिपोर्ट लेना, ये दूसरा काम है। सेम यही काम हमने किसका देखा था भाई? संरक्षण अधिकारी का भी देखा था। और तीसरे काम की यदि बात करूं तो तीसरे काम है कि यदि उस महिला को घर से निकाल दिया तो ये देखना कि उसकी उचित आश्रय गृह के अंदर रहने की व्यवस्था करना। तो सेवा प्रदाता के हमारे पास केवल 3 ही काम है। पहला काम है कि यदि महिला आपके पास आती है तो घरेलू हिंसा की रिपोर्ट तैयार करो। दूसरा क्या काम है भाई? आप यदि उसको मेडिकल हेल्प की जरूरत है तो आप मेडिकल हेल्प करवाओ। और तीसरा क्या है भाई? यदि उसको कहीं रहने की जरूरत है तो उसके रहने की व्यवस्था करो। ये 3 ही काम सेवा प्रदाता को सौंपे गए हैं। लेकिन यदि दूसरी तरफ यदि मैं देखूं संरक्षण अधिकारी के काम की बात करता हूं तो संरक्षण अधिकारी को बहुत ज्यादा काम सौंपे गए थे भाई, 9 काम उसको सौंपे गए थे। तो संरक्षण अधिकारी के 9 काम में से 3 काम ऐसे हैं जो सेवा प्रदाता को भी सौंपे गए हैं। यही काम इसके भी हैं, यही काम इसके भी हैं। तो क्वेश्चन यदि आपके बनेगा ना, सपोज करो यदि क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, निम्न में से कौन सा काम सेवा प्रदाता का नहीं है? निम्न में से कौन सा काम सेवा प्रदाता का नहीं है? ऑप्शन ए के अंदर दिया जा सकता है घरेलू हिंसा की रिपोर्ट तैयार करना, बी के अंदर दिया जा सकता है चिकित्सा सुविधा की रिपोर्ट लेना या चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना, सी में दिया जा सकता है उसके आश्रय गृह के अंदर उसको रखवाना, और डी के अंदर आपको दिया जा सकता है भाई मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना। मान लो ये दे दिया मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करना, तो आपको पता है कि ये तीनों काम तो किसके हैं भाई? सेवा प्रदाता के भी हैं, संरक्षण अधिकारी के भी हैं, लेकिन ये काम केवल और केवल संरक्षण अधिकारी का है, सेवा प्रदाता का नहीं है। तो आपसे पूछ लिया गया निम्न में से कौन सा काम सेवा प्रदाता का नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई? मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करना। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप सारे के सारे काम जो सेवा प्रदाता उसके है ना संरक्षण अधिकारी के, वो सारे काम याद मत करना चाहिए, लेकिन सेवा प्रदाता के जो तीनों काम है ना, ये तीनों काम आप याद कर लेना। आप यदि किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सेवा प्रदाता के ये 3 काम हैं, संरक्षण अधिकारी के अंदर भी ये तीनों काम होने वाले हैं, लेकिन सेवा प्रदाता के पास केवल और केवल कितने काम हैं भाई? 3 काम हैं। हमारे लिए केवल इतना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक छोटा सा सेक्शन और है। जब हमने इतने लोगों के काम यदि देख लिए हैं तो हमारे पास एक व्यक्ति और आता है जिसके काम सेक्शन 11 के अंदर बताए गए हैं, और सेक्शन 11 के अंदर बताया गया है भाई सरकार के क्या कर्तव्य होंगे। किसके कर्तव्य? सरकार के कर्तव्य। सेक्शन 11 हमें कहता है सरकार के क्या कर्तव्य। कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं यहाँ पर? दोनों ही सरकारों की बात की जा रही है, चाहे हमारे पास केंद्र सरकार हो, चाहे हमारे पास कौन सी सरकार हो भाई? राज्य सरकार हो। घरेलू हिंसा को रोकने के लिए सरकार के क्या कर्तव्य है? तो घरेलू हिंसा को रोकने के लिए सरकार का सबसे पहला तो ये कर्तव्य है कि जो घरेलू हिंसा के लिए एक्ट बना हुआ है, इस एक्ट का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना।
मैं लिख देता हूं, इस कानून का, अधिनियम बोलते हैं भी कानून को, ठीक है ना, इस अधिनियम का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना, भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बताओ, है ना। अगर महिलाओं को पता होगा इस तरह का, या लोगों को पता होगा, पति को भी पता होगा ना भी इस तरह का एक्ट बना हुआ है, यदि मैं गाली देता हूं तो भी वो गलत है, मेरे ऊपर कार्रवाई हो सकती है, यदि उसको जागरूकता होगी इस बारे में तो गालियां देना बंद कर देगा भाई, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जाए, पहला काम तो यही है। दूसरा काम है कि प्रचार करने के साथ साथ जो पुलिस के अधिकारी हैं या जो न्यायालय के कर्मचारी या न्यायालय के अधिकारी हैं, न्यायालय के कर्मचारी हो या न्यायालय के अधिकारी हो, या जो संरक्षण अधिकारी हैं या जो सेवा प्रदाता है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना। क्या देना भाई? ट्रेनिंग देना। जैसे मैंने ये भी आपको बताया ना कि जो सेवा प्रदाता है या जो संरक्षण अधिकारी है वो क्या क्या काम करेगा, वो पहले सब कुछ समझाएगा। सेक्शन 5 में क्या करेगा, सब कुछ समझाएगा भी आप बेटा ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो। तो इस चीज की ट्रेनिंग होनी चाहिए, वरना पुलिस वाले कैसे ट्रीट करते हैं आप जानते हो, हाँ। ये गाली के बिना तो बात ही नहीं करते, तो ये किस आराम से समझाने वाले कैसे हैं। तो पुलिस, राजस्थान केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का ये दायित्व भी बनता है कि आप जिन अधिकारियों की ड्यूटी इस काम के लिए लगा रहे हो, घरेलू हिंसा के लिए लगा रहे हो, उनको आप प्रॉपर से ट्रेनिंग दो कि महिलाओं को आपने ट्रीट कैसे करना है। तीसरा काम क्या है भाई इनका? तीसरा काम ये है कि जहां जहां पर महिलाएं काम कर रही है, जहां जहां पर महिलाएं काम कर रही है, चाहे इस एक्ट के तहत काम कर रही है या किसी और एक्ट के तहत काम कर रही है, उनके लिए आप फिक्स प्रोटोकॉल डिसाइड करो कि आपको इसी तरह से काम। जैसे आपने सुना होगा ना, यदि किसी महिला को अरेस्ट करना है तो एक पुलिस, महिला जो पुलिस है वो भी आपको अरेस्ट कर सकती है। ये प्रोटोकॉल बनाया हुआ, एक नियम, प्रोटोकॉल नियम ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो ये नियम बनाया हुआ है क्या, यदि महिला को अरेस्ट करना है तो एक महिला ही अरेस्ट कर सकती है। किसी महिला को अरेस्ट करना है तो आप रात के टाइम में किसी महिला को अरेस्ट नहीं कर सकते। सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त के बाद तथा सूर्योदय से पहले आप किसी महिला को अरेस्ट नहीं कर सकते। इस तरह के नियम बनाए हुए हैं। तो इसमें भी ऐसा करते हुए लिखा गया है कि सरकार का यह कर्तव्य है कि महिलाओं के काम करने के बारे में प्रोटोकॉल डिसाइड करे। प्रोटोकॉल का मतलब और कुछ नहीं होता भाई, नियम ही होता है। और चौथा ये है कि यदि हम इस एक्ट की बात करते हैं तो सरकार के कई विभाग एक साथ काम करते हैं। जैसे पुलिस काम कर रही है जो गृह मंत्रालय के अंडर में काम करती है, ठीक है ना। कानून बना हुआ है, कानून के लोग काम करेंगे तो वो कानून मंत्रालय जो होता है, विधि मंत्रालय होता है, उसके तहत काम करते हैं। चिकित्सा सुविधाएं यदि उसको देनी है तो स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत काम करते हैं, ठीक है ना। और यदि उसको कोई सहायता देने वाला सेवा प्रदाता वगैरह है तो मानव संसाधन मंत्रालय के तहत काम करते हैं। तो ये 4-5 मंत्रालयों का काम है, ठीक है ना। यदि हम देखते हैं सरकारी काम के अंदर देरियां बहुत होती है, एक मंत्रालय के अंदर ही यदि काम करना है तो ही बहुत टाइम लग जाता है। तो 4 मंत्रालय हो गए, इन 4 मंत्रालय के अंदर यदि देरियां होने लगी फिर तो काम हो गया हमारा। तो घरेलू हिंसा से रोकने के लिए जो ये 4 मंत्रालय मैंने आपको बताए, विधि विभाग बताया, गृह विभाग मैंने आपको बताया, स्वास्थ्य विभाग मैंने आपको बताया तथा मानव संसाधन विभाग मैंने बताया, तो इन सभी के अंदर सामंजस्य स्थापित करना ताकि जल्दी से जल्दी महिला को क्या मिल सके भाई, न्याय मिल सके। तो चौथा काम सरकार का क्या होता है भाई, सरकार के विभिन्न विभागों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना। विभिन्न विभागों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना। ये किसके काम है? विभिन्न विभाग लिख लो चाहे आप लिखना चाहते हो तो। गृह विभाग हो गया, विधि विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया तथा मानव संसाधन विभाग हो गया, ताकि जल्दी से जल्दी क्या मिल सके भाई, न्याय मिल सके। तो ये 5 तरह के हमारे पास कर्तव्य थे। एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूं। सबसे पहले हमने देखा सेक्शन नंबर 5 के अंदर कर्तव्य किसके हैं भाई, यदि महिला सबसे पहले इन लोगों के पास जाती है, अपनी रिपोर्ट लेके जाती है तो उनके क्या कर्तव्य होंगे। उसके बाद हमने देखा सेक्शन नंबर 6 के अंदर जिसमें लिखा हुआ था आश्रय गृह का क्या कर्तव्य होगा, आश्रय गृह का कर्तव्य भी उसको आश्रय देगा। सेक्शन 7 में हमने देखा चिकित्सा सुविधाओं का क्या कर्तव्य होगा, यदि कोई हॉस्पिटल के अंदर महिला जाती है, उसको इलाज की जरूरत है तो उसका इलाज करेंगी। उसके बाद हमने सेक्शन 9 के अंदर देखा संरक्षण अधिकारी के क्या कर्तव्य हैं, उसके 9 कर्तव्य हमने देखे। मजिस्ट्रेट की सहायता करना, घरेलू हिंसा की रिपोर्ट तैयार करना, जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने आवेदन प्रस्तुत करना। उसके बाद यदि महिला को मेडिकल जरूरत है तो उसकी मेडिकल सहायता करना, महिला को गृह की जरूरत है तो उसको आश्रय गृह के अंदर रखवाना। यदि महिला को बताना कि यहाँ पर हमारे लिए तेरी सहायता के लिए कौन कौन से आश्रय गृह है उसकी पूरी लिस्ट देना।
महिला को सेवा प्रदाताओं की पूरी लिस्ट देना, ये सब कार्य उसके थे। या लास्ट में लिखा हुआ था कि वो सब काम जो मजिस्ट्रेट उसको कहेगा वो करने के लिए वो बाध्यकारी होगा। और लास्ट के अंदर हमने देखिए सेक्शन नंबर 10 के अंदर सेवा प्रदाता के क्या क्या कर्तव्य होंगे, घरेलू हिंसा की रिपोर्ट बनाना तथा चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाना तथा आश्रय गृह के अंदर रहने की व्यवस्था करना। और लास्ट में सबसे लास्ट में हमने देखे सरकार के कर्तव्य, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्या आ सकता है भाई, सरकार के कर्तव्य कौन से सेक्शन में डिफाइन किए गए हैं, सेक्शन नंबर 11 के अंदर डिफाइन किए गए हैं। क्या कर्तव्य है, इस अधिनियम का प्रचार प्रसार करे, जो अधिकारी या जो कर्मचारी इस काम के लिए लगाए गए हैं उनको अच्छे से ट्रेनिंग दे, महिलाएं यदि काम करती हैं उनके लिए स्पेशल नियम बनाएं, और जो भी आपके विभाग हैं, अलग अलग विभाग हैं, उनके अंदर प्रॉपर तालमेल बिठा के रखें ताकि जल्दी से जल्दी महिलाओं को क्या मिल सके भाई, न्याय मिल सके। अब ये तो बात थी इन लोगों के कर्तव्य की, ठीक है ना, किस किस का क्या क्या कर्तव्य होगा। अब मान लो सेक्शन 11 के जब महिला जाती है संरक्षण अधिकारी के पास और महिला उसको कहती है कि मैं वास्तव में उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती हूँ, संरक्षण अधिकारी पूछेगा भाई आप कार्रवाई करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, या आपका राजीनामा करवा दिया जाए, आपको समझा बुझा के भेज दिया जाए। यदि महिला कहती है कि वास्तव में मैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती हूँ तो महिला कार्रवाई कहाँ कर सकती है, महिला कार्रवाई कहाँ कर सकती है। मैंने ये भी आपको बताया संरक्षण अधिकारी का ये कर्तव्य होगा कि यदि महिला कहती है कार्रवाई करना है तो कार्रवाई के लिए आवेदन करेगी, और संरक्षण अधिकारी महिला के साथ जाएगा और कहाँ पे जाएगा भाई, मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। तो कार्रवाई कहाँ की जा सकती है भाई, मजिस्ट्रेट के पास की जा सकती है। तो अब हम बात कर रहे हैं मजिस्ट्रेट के पास कार्यवाही को हम बोलते हैं आवेदन, एप्लीकेशन। तो मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन देना कि भाई मुझे आपसे रिलीफ चाहिए, मुझे आपसे न्याय चाहिए, तो मजिस्ट्रेट के पास आवेदन किया जाएगा। कौन से मजिस्ट्रेट के पास किया जाएगा आप सब जानते हो, कल मैंने आपको बताया था कौन से मजिस्ट्रेट की बात हो रही है। तो ये कहाँ पर लिखा गया है हमारे पास, सेक्शन नंबर 12 के अंदर लिखा गया है। यदि महिला आगे की कार्रवाई चाहती है तो मजिस्ट्रेट के पास आवेदन करना पड़ेगा। और कौन से सेक्शन के तहत करेगी, सेक्शन नंबर 12 के तहत। कौन कौन आवेदन कर सकता है, देखो कल मैंने आपको बताया था यदि घरेलू हिंसा होती है तो उसकी सूचना कौन कौन दे सकता है, सेक्शन 4 के मैंने जिक्र किया था, है ना। अब मैं बता रहा हूं कि कौन कौन आवेदन कर सकता है या कौन कौन एप्लीकेशन दे सकता है। और कल ही मैंने आपको बताया था कि सूचना देने में और आवेदन करने में अंतर है, बताया था ना। इसमें मैंने आपको क्या बताया था भी, कोई भी व्यक्ति के अंदर ऐसा व्यक्ति भी आ सकता है जो उस महिला को जानता हो, ऐसा व्यक्ति भी आ सकता है जो उस महिला को नहीं जानता। महिला खुद भी जा सकती है, उसके रिश्तेदार भी जा सकते हैं, उसके माँ बाप भी जा सकते हैं। लेकिन यदि आवेदन करने की बात है तो आवेदन कौन कौन कर सकता है, पहली बात व्यथित महिला खुद कर सकती है, व्यथित महिला खुद आवेदन कर सकती है। दूसरी बात, यदि व्यथित महिला खुद आवेदन नहीं कर रही है तो व्यथित महिला किसी व्यक्ति को कह सकती है कि आप आवेदन कर दो। इसका हम लिखूंगा मतलब क्या भी, व्यथित महिला के कहने पर कोई अन्य व्यक्ति, ये जो कहने पर है ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। इस लो के अंदर लिखा हुआ है व्यथित महिला के निमित्त कोई अन्य व्यक्ति, ठीक है ना। मतलब इसका यही है कि व्यथित महिला जो थी, पीड़ित महिला थी, उसने किसी को कहा कि आप मेरी जगह आवेदन कर सकते हो। और तीसरा जो आवेदन कर सकता है मैंने ये भी आपको बताया, कौन कर सकता है भाई, संरक्षण अधिकारी। कौन कर सकता है, संरक्षण अधिकारी। तो ये 3 लोग हैं जो क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकता है। यहाँ तो कोई भी व्यक्ति, भाई ऐसा व्यक्ति भी कर सकता था जो उस महिला को जानता भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो आवेदन करेगा वो महिला के कहने पे ही कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है, अदरवाइज अपनी इच्छा से कोई नहीं कर सकता। यहाँ पे अपनी इच्छा से किया जा सकता था, दोनों के अंदर डिफरेंस है। सूचना देने में कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से दे सकता है, लेकिन आवेदन करने में कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से नहीं कर सकता। व्यथित महिला के कहने पे ही कोई दूसरा व्यक्ति आवेदन कर सकता है, या व्यथित महिला खुद कर सकती है, या तीसरा कौन कर सकता है भाई, संरक्षण अधिकारी कर सकता है। कहां पर आवेदन किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के पास आवेदन किया जाएगा। जब मजिस्ट्रेट के पास आवेदन कर दिया जाएगा, आवेदन करने का मतलब कि आपने एक फिक्स प्रारूप आपके पास है, फिक्स परफॉर्मा है, उस परफॉर्मे के अंदर आपने अपना डाटा भर के मजिस्ट्रेट को दे दिया कि मेरे साथ हिंसा हुई है, क्या क्या हुआ है, सब कुछ आपने बता दिया। एक आपने अर्जी दे दी है, साधारण भाषा के अंदर बात करूं तो जैसे ही मजिस्ट्रेट के पास अर्जी मिलती है तो मजिस्ट्रेट का पहला काम क्या है भाई,
जिस दिन आपको आवेदन प्राप्त हुआ है, जिस दिन आवेदन प्राप्त हुआ है ना, जिस दिन आपने आवेदन किए हैं उसके 3 दिन के अंदर अंदर, कितने दिन में भाई, उसके 3 दिन के अंदर अंदर पहली सुनवाई रख लेगा। मजिस्ट्रेट क्या करेगा, 3 दिन के अंदर अंदर पहली सुनवाई रख लेगा। जैसे ही महिला ने एप्लीकेशन दी, मान लो आपने एप्लीकेशन दी, आज एप्लीकेशन दी है, तो मजिस्ट्रेट सबसे पहले एक नोटिस जारी करेगा। नोटिस किसके नाम से भाई, जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया गया है। और ये नोटिस किसको दे देगा, ये नोटिस दे देगा संरक्षण अधिकारी को। और संरक्षण अधिकारी को ये कह देगा कि उस आदमी तक जल्दी से जल्दी नोटिस पहुंचा दो। टाइम दिया गया है 2 दिन के अंदर, कि उस आदमी के पास 2 दिन के अंदर ये नोटिस पहुंचा दो कि तुझे कोर्ट के अंदर बुलाया है। कब बुलाया है भाई, 3 दिन के अंदर अंदर उस व्यक्ति को कोर्ट के अंदर बुलाया है। तो पहली सुनवाई जो होती है ना 3 दिन के अंदर अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि पहली सुनवाई घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पहली सुनवाई कब होगी, कब होगी भाई, 3 दिन के अंदर अंदर। किसके 3 दिन के अंदर अंदर, जब उस महिला ने आवेदन कर दिया था उसके 3 दिन के अंदर अंदर। दूसरी बात इसमें और लिखी गई है कि यदि सुनवाई शुरू हो जाती है, ट्रायल शुरू हो जाता है, तो जल्दी से जल्दी उस महिला को न्याय मिलना चाहिए। ये इस मामले का निपटारा जो है ना जल्दी से जल्दी होना चाहिए। हाँ, आप कोर्ट के बारे में जानते हैं भाई, या आपने ये सुना ही होगा कि जो कोर्ट के अंदर न्याय मिलना बड़ा ही डिफिकल्ट है। आपकी पीढ़ियां गुजर जाती है, न्याय नहीं मिलता, 20 साल 25 साल 30 साल गुजर जाते हैं कि डिसीजन नहीं हो पाता है। लेकिन घरेलू हिंसा का मामला है, यदि इतना लंबा मामला खिंच गया तो महिला परेशान हो जाएगी बेचारी, उसको न्याय मिला ही नहीं हो तो कोर्ट के चक्कर लगाती रहेगी, उसके साथ और अन्याय हो जाएगा। तो इसमें स्पष्ट किया गया है कि जिस दिन पहली सुनवाई हो जाती है, जिस दिन पहली सुनवाई हो जाती है, तो कोर्ट इस बात की कोशिश करेगा और पूरी कोशिश करेगा कि पहली सुनवाई के 60 दिन के अंदर अंदर कोर्ट पूरे मामले का क्या कर दे भाई, निपटारा कर दे। पहली सुनवाई के 60 दिन के अंदर अंदर क्या कर दे भाई, कोर्ट निपटारा कर दे मामले का। दोनों ही बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन क्या बनेगा, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मामले की पहली सुनवाई कब होगी, पहली सुनवाई होगी आवेदन प्राप्त होने के 3 दिनों के अंदर अंदर। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि मामले का निपटारा कब किया जाएगा, निपटारा किया जाएगा पहली सुनवाई के 60 दिन के अंदर अंदर। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है जिस दिन आवेदन प्राप्त हुआ उसके 3 दिन, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो पहली सुनवाई हुई थी ना उसके 60 दिन के अंदर अंदर आपको क्या किया जाएगा भाई, मामले का निपटारा कर दिया जाएगा। अब ये तो बात थी मजिस्ट्रेट के बारे में। कोर्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, सब कुछ कहाँ लिखा हुआ था अभी, सेक्शन नंबर 12 के अंदर। और जो मैंने ये आपको बताई थी ना, ये बात एडिशनल बात बताई थी कि कोर्ट सबसे पहले क्या करेगा भाई, नोटिस देगा और नोटिस देके उस व्यक्ति को, संरक्षण अधिकारी को बोलेगा कि आप उस व्यक्ति तक पहुंचा दो। पहुंचाने को हम आम भाषा के अंदर बोलते हैं तामील करवाना। क्या बोलते हैं भाई, तामील करवाना। तो जो नोटिस है, नोटिस की तामील करवाई जाएगी 2 दिन के अंदर अंदर। ये कहां पे लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर 13 के अंदर। प्रोसेस में आप ज्यादा मत जाना, ठीक है ना। ये बात एडिशनल बात थी, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना मत भी लिखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। केवल 12 लिख के आप चला सकते हो। वरना सेक्शन 13 में क्या लिखा गया है, नोटिस की तामील करवाना। कौन करवाएगा, संरक्षण अधिकारी करवाएगा। कितने दिन में करवाएगा भाई, 2 दिन के अंदर अंदर नोटिस की तामील करवाएगा। अब भाई पहली सुनवाई हो चुकी है और पहली सुनवाई के अंदर महिला भी हाजिर थी और वो व्यक्ति भी हाजिर था जिसने महिला के साथ घरेलू हिंसा की है। तो अब मान लो कि मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि यार इनके मामले में ज़्यादा बात नहीं है और जल्दी जल्दी में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया होगा, और यदि कार्रवाई करूंगा तो कुछ ज़्यादा कार्रवाई कर दूंगा, बिना वजह नुकसान हो जाएगा दोनों को। मुझे लगता है कि इनके बीच में राजीनामा करवा देना चाहिए। तो यदि मजिस्ट्रेट को किसी भी सूरत के अंदर या किसी भी स्टेज के अंदर यदि ऐसा लगता है कि इनके बीच में राजीनामा करवाया जा सकता है, या कभी ऐसा भी लगता है ना यार ये जो दोनों हैं ये किसी के बहकावे में बात कर रहे हैं, यदि इनको समझाया जाएगा ना तो ये समझ आएंगे, तो हर संभव कोशिश की जाती है समझाने की। तो मजिस्ट्रेट समझाने के लिए या उनको परामर्श करवाने के लिए भी आदेश दे सकता है। और ये हमारे पास कहाँ लिखा गया है, सेक्शन नंबर 14 के अंदर। सेक्शन 14 में क्या लिखा गया है, यदि मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि इनको समझाने बुझाने से या इनको परामर्श देने से यदि इनका मामला सुलझ सकता है, ये दोनों लोग मान सकता है, यदि इन दोनों को समझाया जाए तो उनके लिए परामर्श की व्यवस्था कर सकता है।
किसके माध्यम से? मजिस्ट्रेट कहेगा सेवा प्रदाता को। किसको कहेगा भाई? सेवा प्रदाता को ये कहेगा कि आप इन लोगों को समझा दो, और यदि आपके समझाने से बात बनती है तो बात खत्म होती है। तो सेक्शन नंबर 14 में बात की गई है परामर्श की। परामर्श किसके माध्यम से दिलवाया जाएगा भाई? सेवा प्रदाता के बारे में आप कितना लिख लो अपने नोट्स के अंदर। यदि मजिस्ट्रेट चाहता है तो सेवा प्रदाता के माध्यम से परामर्श दिलवा सकता है, सलाह दिलवा सकता है। मजिस्ट्रेट क्या कह सकता है भाई? मजिस्ट्रेट सेवा प्रदाता को ये भी कह सकता है कि आप दोनों को अकेले अकेले लेके समझा दो, अलग अलग, या आप दोनों को साथ में समझा दो। जैसा सेवा प्रदाता ठीक समझे वैसा मजिस्ट्रेट कह देगा कि आप इनको समझा दो, या यदि मामला सुलझता है तो ठीक है। और सेवा प्रदाता को परामर्श करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम देगा भाई? 2 महीने का टाइम देगा, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं देगा। यदि 2 महीने के अंदर सेवा प्रदाता उनको समझा देता है, उनका राजीनामा करवा देता है तो मामला डिसमिस हो जाएगा। लेकिन यदि राजीनामा नहीं हो पाता तो फिर मामला आगे चलता रहेगा। सेवा प्रदाता से परामर्श की विचार कहाँ किया गया है? सेक्शन नंबर 14 के अंदर। आपके सीधा क्वेश्चन आएगा, पहला क्वेश्चन आएगा सेवा कि मजिस्ट्रेट परामर्श का अवधारणा की जाती है मजिस्ट्रेट के द्वारा, ये कौन से सेक्शन में की जाती है? सेक्शन नंबर 14 के अंदर। या क्वेश्चन ये आएगा मजिस्ट्रेट परामर्श के लिए किसके पास भेज सकता है? ऑप्शन ए के अंदर आएगा कुछ भी। ऑप्शन ए में आपको दिया जा सकता है परामर्श के पास भेज सकते हैं संरक्षण अधिकारी के पास, बी में आएगा आपके पास सेवा प्रदाता के पास, सी में आएगा आपके पास किसी पुलिस अधिकारी के पास, या डी में मान लो कुछ और दिया जा सकता है। तो आपको उत्तर क्या आएगा भी? सेवा प्रदाता के पास। इंपॉर्टेंट है, परामर्श के लिए सेवा प्रदाता के पास भेजा जाएगा। अकेले भी भेजा जा सकता है, दोनों को इकट्ठा भी भेजा जा सकता है, और मैक्सिमम कितना टाइम दिया जाएगा भाई? 2 महीने का। यदि मान लो मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि भाई इनका जो मामला है ऐसा मामला है कि मेरे समझ में नहीं आ रहा, या मेरा काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं किसी व्यक्ति की सहायता लेना चाहता हूं, तो कोई ऐसे व्यक्ति जो परिवार कल्याण के रूप में काम करते हैं, परिवार कल्याण के रूप में जिनको काम करने का एक्सपीरियंस है, वैसे किसी व्यक्ति की सहायता भी ले सकता है। सेक्शन 15 के अंदर है, क्या है भाई? कल्याण विशेषज्ञ की सहायता लेना। सेक्शन 15 में क्या लिखा है? कल्याण विशेषज्ञ की सहायता लेना। यदि मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है ना कि भाई मुझे सहायता की जरूरत है और कोई व्यक्ति मेरी सहायता के लिए होना चाहिए, तो मजिस्ट्रेट किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो भाई एक हिसाब से मैं आप सिंपल भाषा के अंदर बात करूँ ना, जो पंचायती लोग होते हैं ना, उसमें से किसी व्यक्ति की सहायता ले सकता है। लेकिन कल्याण विशेषज्ञ की सहायता लेते टाइम मजिस्ट्रेट इस बात का ध्यान रखेगा कि सामान्यतः ये महिला होनी चाहिए। फिर भी वही वर्ड यूज किया है भाई, सामान्यतः। ऐसा नहीं लिखा कि महिला ही होनी चाहिए, लेकिन हाँ ठीक है, कोशिश करो। यदि आप किसी की हेल्प ले रहे हो तो महिलाओं का मामला है भाई, किसी महिला की हेल्प लो, आप किसी पुरुष की हेल्प क्यों ले रहे हो? तो सेक्शन 14 के अंदर लिखा गया है परामर्श के बारे में, और सेक्शन 15 के अंदर लिखा गया है कल्याण विशेषज्ञ की सहायता के बारे में। अब हम आगे आते हैं उसके बाद सेक्शन नंबर 16 के अंदर। सेक्शन 16 में क्या लिखा गया है कि यदि मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है भी, अगर मैं आम भाषा में बात करूँ ना, तो जितने भी हमारी कोर्ट की कार्यवाही होती है ना, वो खुले में होती है, ओपन कोर्ट बोला जाता है। ओपन कोर्ट का मतलब क्या है? जहां भी कार्यवाही हो रही है किसी भी कोर्ट के अंदर, वहां पर कोई भी व्यक्ति जाके चुपचाप बैठ सकता है और उस कार्यवाही को सुन सकता है, बोल नहीं सकता, ठीक है ना। वहां पर चुपचाप बैठ सकता है और उस जो कार्यवाही हो रही है उसको सुन सकता है आराम से। हम फिल्मों के अंदर देखते हैं ना कि कोर्ट के अंदर हजारों लोगों की भीड़ बैठी होती है, तो ऐसा रियल के अंदर है। आप किसी भी कोर्ट के अंदर, इंडिया के अंदर, इवन सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, किसी भी कोर्ट के अंदर किसी भी मामले की सुनवाई के अंदर यदि कोई स्पेशल मामला नहीं है, ठीक है ना, तो किसी भी मामले की सुनवाई के अंदर आप जाके वहां बैठ सकते हो और चुपचाप आप वहां बैठे रहो। आपके लिए चेयर लगी रहती है, यदि बैठने की चेयर नहीं लगी है तो आप चुपचाप खड़े रहो वहां पर। आपको ये राइट है कि चुपचाप आप कार्यवाही को सुन सकते हो, उसको कहते हैं ओपन कोर्ट। अब ये मामला किसका है? घरेलू हिंसा का है, मारपीट का मामला है। और कई बार जज साहब को ऐसा लगता है कि भाई यदि सब लोग इस मामले को सुन रहे होंगे तो शायद इन लोगों को समझाने में हमें दिक्कत आएगी, ठीक है। जज साहब भी समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो जज साहब को यदि ऐसा लगता है यार यदि जो बाहर के लोग यहाँ पे खड़े हैं उन लोगों को यदि यहाँ से हटा दिया जाए और केवल कुछ एक लोग जो इस मामले से जुड़े हैं केवल उन लोगों को यदि यहाँ रखा जाए, उनके सामने यदि बात की जाए तो शायद मामला आसानी से निपट जाएगा।
तो जज साहब ये निर्णय ले सकते हैं। या मान लो जो दोनों पक्षकार हैं, जो महिला है और जो पुरुष हैं, वो नहीं चाहते कि हमारी बातें तीसरे आदमी तक पहुंचे। वो कोर्ट में तो पहुंच गए, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि दूसरे लोग हमारे मजे नहीं बिना वजह हमारी बातों की। तो वो भी जज साहब को ऐसा कह सकते हैं कि जज साहब ऐसा करो कि जो फालतू लोग यहाँ पे खड़े हैं ना, जिनका इस केस से लेना देना नहीं है, आप उन लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दो। तो केवल और केवल केस के लोगों को ही, या जो उस हमारे जो केस चल रहा है उससे संबंधित जो लोग हैं, उनको ही कोर्ट रूम के अंदर यदि रखा जाए और उनके सामने यदि कार्यवाही की जाए तो उसे बोलते हैं बंद कमरे में कार्यवाही की जाना। क्या बोलते हैं भाई? बंद कमरे में कार्यवाही। बंद कमरे का मतलब ये नहीं गेट बंद कर लिया जाएगा उसके अंदर कार्यवाही, ऐसा नहीं है। बंद कमरे में कार्यवाही का मतलब क्या है भाई? केवल और केवल उस केस से संबंधित लोग ही वहां पर रहेंगे और बाकी लोगों को वहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो सेक्शन 16 ये कहता है कि यदि जज साहब को खुद को ऐसा लगे या दोनों पक्षकारों में से कोई भी एक पक्षकार इच्छा व्यक्त करे कि जज साहब आप बंद कमरे में कार्यवाही कर लो, तो जज साहब बंद कमरे के अंदर कार्यवाही कर सकते हैं। कहां पे लिखा हुआ है भाई? सेक्शन नंबर 16 के अंदर क्या लिखा गया है? बंद कमरे में कार्यवाही। कब? दो कंडीशन बताई गई है। पहला, यदि मजिस्ट्रेट को ऐसा लगे और दूसरा बताया गया है यदि कोई पक्षकार अनुरोध करे। तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं भाई? बंद कमरे के अंदर कार्यवाही कर सकते हैं। अब आगे जो भी है हमारे पास 17, 18, 19, 20 या 37 तक जितने भी सेक्शन हैं, उनके अंदर ये बताया गया कि मजिस्ट्रेट क्या क्या कार्यवाही कर सकते हैं और क्या क्या अपना डिसीजन सुना सकते हैं। वो अपने कल पढ़ेंगे। आज के लिए जितना हमने कर लिया वो काफ़ी है। हमने आज शुरू से क्या किया अभी? सेक्शन नंबर 5 से हमने शुरू किया और 11 तक हमने देखा कि कर्तव्य के बारे में बात की गई थी। सेक्शन नंबर 5 के अंदर कर्तव्य थे उन सभी के पास, सभी की जिनके पास रिपोर्ट की जा सकती है। सेक्शन 6 में कर्तव्य थी आश्रय गृह के, 7 में कर्तव्य थे चिकित्सा सुविधा के, 8 में कर्तव्य, 8 में तो किसी कर्तव्य नहीं थे भाई, 8 के अंदर ही डिफाइन किया गया है कि संरक्षण अधिकारी कौन होगा। 9 के अंदर कर्तव्य थे संरक्षण अधिकारी के, 10 के अंदर कर्तव्य थे सेवा प्रदाता के और 11 के अंदर कर्तव्य थे सरकार के। ये तो हमने कर्तव्य देखे थे। उसके बाद हमने देखा कि यदि कार्यवाही करना चाहती हो तो सेक्शन 12 के अंदर लिखा गया है कि आप कार्यवाही कर सकती हो किसके समक्ष भाई? मजिस्ट्रेट के सामने आप कार्यवाही कर सकते हो। और मजिस्ट्रेट के सामने यदि आप कार्यवाही करते हो तो लिमिटेशंस हैं भाई। आपके पास जो कार्यवाही की पहली तारीख जो होगी वो आपने जिस दिन आवेदन शुरू किया है उसके 3 दिन के अंदर अंदर कार्यवाही की पहली तारीख होगी। और जो मामले का निपटारा, पूरे के पूरे मामले का निपटारा है वो 60 दिन के अंदर अंदर कर दिया जाएगा पहली सुनवाई की। ठीक है ना? इस तरह की कोशिश की जाएगी। उसके बाद हमने देखा सेक्शन नंबर 13 के अंदर जिसमें लिखा गया था तामील करवाई जाएगी नोटिस की, उस व्यक्ति के पास भेजा भी। अगर किसी की शिकायत होती है तो उसको बताना भी पड़ता है, तेरी शिकायत हो गई है तो उसको हम बोलते हैं नोटिस की तामील करवाना, कि उसको तामील नोटिस भेजा जाएगा। उसके बाद सेक्शन 14 था, यदि मजिस्ट्रेट साहब को, जज साहब को ऐसा लगता है कि इनको समझा बुझा के मामला निपटाया जा सकता है तो मजिस्ट्रेट साहब किसी भी पॉइंट के ऊपर सेवा प्रदाता को ये कह सकता है कि आप इनको समझा दो। अकेले में भी आप समझा सकते हो, साथ साथ समझा सकते हो। टाइम कितना दिया जाएगा? 2 महीने का टाइम दिया जाएगा। कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 14 के अंदर लिखा गया है। उसके बाद सेक्शन 15 हमने देखा जिसमें लिखा हुआ है कि यदि मजिस्ट्रेट साहब को ऐसा लगता है कि मुझे मेरी हेल्प के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत है तो किसी कल्याण विशेषज्ञ की हेल्प ले सकता है। कल्याण विशेषज्ञ ऐसा व्यक्ति होगा जिसको परिवार कल्याण के बारे में काम करने का अनुभव हो। और सामान्यतः क्या ध्यान रखा जाता है? बीएससी महिला होनी चाहिए, वरना पुरुष की भी सहायता ली जा सकती है। और लास्ट के अंदर हमने क्या देखा? यदि मजिस्ट्रेट साहब को ऐसा लगता है कि मामले को यदि बंद कमरे के अंदर सुना जाए तो अच्छा होगा, या कोई उनमें से कोई एक आदमी ये अनुरोध करता है कि मामले को बंद कमरे में सुना जाए। बंद कमरे का मतलब क्या है भाई? बंद, आप लिख लो, ठीक है ना? बंद कमरा आप कल भूल जाओगे। बंद कमरे का मतलब क्या है? बंद कमरे का मतलब है केवल मामले से संबंधित लोगों के बीच ही सुनवाई करना। ठीक है ना? तो यदि मजिस्ट्रेट साहब को यदि किसी भी सूरत के अंदर, किसी भी कंडीशन के अंदर ऐसा लगता है कि हमें सुनवाई बंद कमरे में करनी चाहिए तो वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन नंबर 16 के अंदर। तो आज जो हमने किया, उम्मीद करता हूँ आपको शायद समझ आया होगा। यदि आपको हमारी क्लासेज अच्छी लग रही है, हमारा बताया हुआ आपको समझ आ रहा है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा हमारे वीडियोज को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा जिनको इनकी जरूरत है। कल मिलते हैं आगे वाले प्रावधान के साथ। कल हम इस सेट को कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।